बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्विटी फॉलोज द लॉ। इन मेनी लीगल सिस्टम इंक्लूडिंग द इंग्लिश सिस्टम देयर आर टू पैरेलल सिस्टम्स ऑफ लॉ। इतने ही लीगल सिस्टम में आल्सो इंग्लिश सिस्टम में लॉ के दो पहलू हैं, कॉमन लॉ एंड इक्विटी। एक है कॉमन लॉ और एक है इक्विटी। कॉमन लॉ इज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट एंड स्टैट्यूटरी लॉ व्हाइल इक्विटी इज रूटेड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस। कॉमन लॉ है वो प्रेसिडेंट और स्टैट्यूटरी लॉ पे बेस्ड है। प्रेसिडेंट यानी केस लॉ जो पुराने केसेस हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या हाई कोर्ट की तरफ से, तो जो लोअर कोर्ट्स हैं वो बाइंडिंग हैं, उनके रूल्स को ही फॉलो करें। दूसरा स्टैट्यूटरी लॉ, जो भी मुल्क का स्टैट्यूटरी लॉ है उस पे बेस्ड है। जबकि जो इक्विटी है प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस पे बेस्ड है। इक्विटी देखती है कि इस चीज में इंसाफ प्रोवाइड हो रहा है, इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है इक्विटी। द मैक्सिमम इक्विटी फॉलोज द लॉ मींस द इक्विटी विल नॉट ओवरराइड और कॉन्ट्राडिक्ट द एस्टेब्लिश्ड लीगल रूल्स। मैक्सिमम इक्विटी फॉलोज द लॉ मतलब है कि जो इक्विटी है लीगल रूल्स, कॉमन लॉ के जो लीगल रूल्स हैं की मुखालफत नहीं करती, उनको ओवरराइड नहीं करती, उनके खिलाफ नहीं जाती। यानी जो इक्विटी फॉलोज द लॉ है, जहां पर कॉमन लॉ इंसाफ प्रोवाइड नहीं कर सकता तो वहां पर इक्विटी एक्शन में आती है और वो कॉमन लॉ की असिस्ट करती है। इंस्टीड इक्विटी कोर्ट्स ऑपरेट अलोंगसाइड कॉमन लॉ कोर्ट्स टू प्रोवाइड रेमेडीज एंड सॉल्यूशंस दैट कॉमन लॉ में नॉट एडिक्वेटली एड्रेस। इक्विटी सर्व्स एज सप्लीमेंट। इक्विटी कॉमन लॉ के साथ साथ चलती है। इक्विटी तब एक्शन में आती है जब कॉमन लॉ रेमेडीज या सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, इक्विटी एज ए सप्लीमेंट काम करती है। Equity courts use their discretion to apply equitable principles when legal remedies are inequitable, unfair or inadequate. Equity courts हैं वो अपनी डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करते हुए equitable principles अप्लाई करती हैं। जब जो लीगल रेमेडीज हैं, कॉमन लॉ जब अप्लाई किया जाए तो वो उस मैटर पर नामुनासिब फैसला दे, किसी भी पार्टी के साथ नाइंसाफी हो जाए, अनफेयर हो जाए। They aim to provide the justice and adequate solutions, but these solutions should not be in conflict with established legal principles. इक्विटी का जो एम है जस्टिस प्रोवाइड करना है, मुनासिब हल प्रोवाइड करने हैं, लेकिन वो जो सॉल्यूशंस हैं लीगल रूल्स के खिलाफ भी नहीं होने चाहिए। यहाँ पर एक वीडियो में मैंने एक केस बताया था, स्टिकलेड वर्सेस एल्ड्रिज। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ इस केस में क्या हुआ था। यूके है, यूके में फादर के जाने के बाद उस फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो बड़े बेटे के नाम हो जाती है। अगर उस फादर ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में पहले से ही डिवाइड की हुई है तो बाद में उन बच्चों में डिवाइड की जाएगी। लेकिन अगर उसने कोई भी विल नहीं बनाई, कोई भी वसीयत नहीं की, वो प्रॉपर्टी सीधा सीधा बड़े बेटे के नाम हो जाएगी। तो अगर ये फैसला कॉमन लॉ के मुताबिक किया जाए तो ये जो सारी प्रॉपर्टी है ये एल्डरसन के पोजीशन में चली जाएगी और उसके जो दूसरे सिबलिंग्स हैं, उसके जो दूसरे बहन भाई हैं, वो अपने हक से महरूम हो जाएंगे। तो एक तरह की उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। अगर यहाँ पर कॉमन लॉ फैसला करता है, कॉमन लॉ के मुताबिक फैसला किया जाए, उनके दूसरे भाइयों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इक्विटी फैसला करेगी, इक्विटी इक्वली इन सारे बहन भाइयों में उस प्रॉपर्टी को डिवाइड करेगी। उम्मीद है कि इस केस से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इक्विटी कब आती है और कॉमन लॉ कब आता है। जैसे आपने सुना है कि जो कॉमन लॉ है वो रिजिड होता है, इक्विटी जो है वो डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करती है, कॉमन सेंस को एक्सरसाइज करती है। ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी पोजीशन में होनी चाहिए, यानी इंसाफ देखती है। कहती है कि एक कॉमन लॉ के रिजिड होने से इंसाफ सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। तो लीगली ऑफस्प्रिंग ऑफ एल्ड्रिज कैन नॉट गेट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर। लॉ के मुताबिक एल्ड्रिज के जो बेटे हैं, जो उसके जितने भी बच्चे हैं, वो अपने फादर की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। बट इक्विटी प्रोवाइड देम इक्वल प्रॉपर्टी। लेकिन जो इक्विटी है उन सबको उसने इक्वल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर दी। दूसरा केस है एशबर्न अस्टल्ट वर्सेस अर्नोल्ड। इसमें हम एक बंदे को ए कहते हैं और दूसरे को बी कहते हैं। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो ए है वो एक प्रॉपर्टी का लीगल ओनर था। बी क्लेम करता है कि मैं इस प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल ओनर हूँ, ये प्रॉपर्टी मुझे ए ने दी है बाय ओरल एग्रीमेंट। कोई भी रिटन में एग्रीमेंट नहीं हुआ, ओरली इसने मुझे दी है, बी ये क्लेम करता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स in its decision told the agreement for any immovable property should be written according to common law, but here this maxim cannot override the established principles of common law. जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो अपने डिसीजन में ये बताता है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट है वो रिटन में होना चाहिए कॉमन लॉ के मुताबिक। यहाँ पर ये ऑलरेडी कॉमन लॉ का ये एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है, कोई भी
एग्रीमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग रिटन में होना चाहिए। यहाँ पर इक्विटी ओवरराइड नहीं करेगी एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल को कॉमन लॉ के। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको लॉ ऑफ इक्विटी के दूसरे वीडियोस भी देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं लॉ ऑफ इक्विटी के नाम से। और ये वीडियो आप कौन से सिटी से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।